Right, guys. Assalamu alaikum. ओके बच्चे, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप सब व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड हो गए हैं। यस सर। ठीक है। और यस सर। मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, ये आप सबको नजर आ रही है? जी सर। ओके, ठीक है। दूसरा मुझे ये बताएं कि इससे पहले तो आपने मेरे साथ कभी क्लास नहीं ली हुई। नो सर, नहीं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्लास। ठीक है। अच्छा, तीसरा मुझे ये बताएं कि आपको एलएमएस यूज करना आता है? जी सर। जी सर। Okay, is there anyone who doesn't know that how do we use LMS? ओके नो सर। ओके, लेट्स से जिनको आता भी है तो मैं ज़रा यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ सर, आपके कोर्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि आपने इसमें काम कैसे करना है। ठीक है। तो आज के लेक्चर के जो हैंडआउट्स हैं वो अभी मैं आप लोगों के सामने जो है इसके ऊपर अपडेट कर देता हूँ, फिर आप इससे यहीं से अपने हैंडआउट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और यहीं पे हमारे सारे लेक्चर नोट्स जो होंगे या जो भी मटेरियल होगा कोर्स का वो इधर अपलोड होता जाएगा। ठीक हो गया? तो अच्छा, एक बात मैं आपको और भी बता दूं, जो हमारा करंट जो भी लेक्चर होगा वो साथ साथ में उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलती जाएगी। तो those guys who miss the lecture they can also download it later or watch it later on the YouTube as well। ठीक हो गया? तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग सारे रिमोट बैठे हुए हैं डिफरेंट जगहों पे। तो कभी किसी का इंटरनेट का मसला आ जाता है या कभी किसी के बिजली का मसला आ जाता है या जो भी मसला होता है और उससे क्लास मिस हो जाती है। सो लेटर ही कैन वॉच द लेक्चर ऑन यूट्यूब। या वो लोग जिनके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो अपने किसी दोस्त से कह दें कि आपके लिए वीडियो डाउनलोड कर लें और फिर आप उनसे ले सकते हैं। ठीक हो गया? ओके, ओके सो लेट्स स्टार्ट विद एलएमएस। एलएमएस पे आप आएंगे सबसे पहले। थोड़ा सा शायद क्योंकि मेरे पास एलएमएस के राइट्स बहुत हैं तो शायद कुछ चीज़ें जो हैं वो अब यहाँ पे नज़र आ रही होंगी लेकिन वो आपको नज़र नहीं आ रही होंगी, लेकिन प्रोसीजर यही रहेगा। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाके अपना बैच सिलेक्ट करें, उसके बाद अपना सेमेस्टर सिलेक्ट करें। ठीक है। तो हमारा कौन सा कोर्स है? इलेक्ट्रिकल मशीन्स 1। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आए, यहाँ पे देखें मेरे पास, मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट्स में डाल देता हूँ कि लेक्चर नोट्स आर अवेलेबल। देखें लेक्चर हैंडआउट्स 1। ठीक हो गया? यहीं पे भी मैंने मैसेज में आप लोगों को दे दिया है। और इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है। तो ये देखें, ये आपके लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं। ओके, अब जो भी बंदा आता है दोबारा तो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाके बैच नंबर 5 सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल मशीन्स और अनाउंसमेंट्स में जैसे ही जाएगा तो ये देखें आपको यहाँ से अपने लेक्चर के हैंडआउट्स नजर आ रहे हैं। ओके, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर। फाइन। यस सर। ओके, सो यस सर। दिस हैज अ क्वाइट सिंपल मेथड। अभी आ जाते हैं अपने कोर्स के बारे में। ओके, सो your course with me is electrical machines 1। So can anybody define what is an electrical machine? जो is special for electricity is called electrical machine. Sorry, मुझे समझ नहीं आई। सर वो मशीन जो बिजली पर काम करती है उसे हम इलेक्ट्रिकल मशीन कहते हैं, या जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। ठीक है। अच्छा, इसमें हम एक चीज याद रखेंगे कि जब हम ये इलेक्ट्रिकल मशीन का कोर्स पढ़ेंगे तो जब हम मशीन की बात करेंगे तो इसमें मोटर और जनरेटर दोनों आएंगे। ठीक हो गया? दिस इज लाइक जैसे कि आप लोग एक बड़ा नाम रखते हैं कि जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे आप कहते हैं कि मैं पिशावर जा रहा हूँ तो पिशावर जाने में बहुत सारी जगह आ जाती हैं कि पिशावर में आप कहाँ पे जा रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि पिशावर में मैं सदर जा रहा हूँ
तो वो आप फिर उसको स्पेसिफाई कर देते हैं। तो इसी तरह जब भी मैं यहाँ पे मशीन की बात करूंगा तो मशीन विल रेफर टू मोटर एंड इलेक्ट्रिकल बोथ, ठीक हो गया। लेकिन जब मैं सॉरी मोटर एंड जनरेटर बोथ, लेकिन अगर मैं सिर्फ मोटर की बात कर रहा हूँ तो आप समझ जाएं कि ये मोटर की बात कर रहे हैं, और अगर जनरेटर की बात करेंगे तो आप समझ जाएं कि हम जनरेटर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन का एक सिंपल डेफिनेशन मुझे बता दें कि, क्योंकि अब इसके अंदर तो मोटर और जनरेटर भी आ गए हैं। जैसे मोटर को अगर जनरली डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल मोटर इज एन आइटम और इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एंड a generator is something that converts mechanical energy into electrical energy। ठीक है, तो दोनों तो मैंने आपको बता दिए। अब मुझे इलेक्ट्रिकल मशीन का डेफिनेशन बता दें कि वो क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिकल मशीन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये तो मैंने आपको बता दिए, ये तो मैंने आपको मोटर में बता दिए, जो मैकेनिकल एनर्जी सॉरी जनरेटर में बता दिए, जो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मैं आपसे मशीन के बारे में पूछ रहा हूँ। सर वो दोनों काम कर सकती है। इलेक्ट्रिकल मशीन में जो वो मैकेनिकल को जो है इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में भी कन्वर्ट करते हैं, तो इसे हम इलेक्ट्रिकल मशीन कहते हैं। ओके, गुड गुड, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कोई अच्छी डेफिनेशन कोई बता सकता है? नो सर। The machine which work on electricity, that is called electric machine। बच्चे आप दोनों में दोबारा से कंफ्यूज हो रहे हैं। देखें, मैंने आप लोगों को कहा है कि मशीन के अंदर दो कैटेगरीज हैं, एक है मोटर और एक है जनरेटर, ठीक है। यस सर। अब मोटर वो चीज है कि जो जिसको इलेक्ट्रिकल पावर आप देते हैं और वो आपको आउटपुट में मैकेनिकल पावर देता है, ठीक हो गया। जनरेटर वो चीज है कि जिसको आप मैकेनिकल इनपुट देते हैं और इलेक्ट्रिकल आउटपुट वो आपको देता है। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। एक को इनपुट में आप मैकेनिकल पावर देते हैं, वो आपको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल पावर देता है। दूसरे को आप इनपुट में इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं, आउटपुट में मैकेनिकल पावर देते हैं। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट्स एंड द आउटपुट्स ऑफ बोथ द आइटम्स, ठीक है। तो मैंने आपको मोटर की भी डेफिनेशन बता दी, मैंने आपको जनरेटर की भी डेफिनेशन बता दी। अब मुझे ये बताएं कि एक मशीन की क्या डेफिनेशन हो सकती है जिसमें दोनों बातें अंदर आ सके। नहीं है। नहीं आता, ठीक है। अब देखें, इसीलिए मैंने आपको शुरू इसका वो इसी तरह बता दिया। अब हमेशा याद रखें कि जब भी आप इलेक्ट्रिकल मशीन को डिफाइन करेंगे तो आप हमेशा ये गलती करते हैं कि आप उसको यूं लिखते हैं कि इट इज एन डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल। हमारी भाषा के जरिए सर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, अब जरा मेरी बात भी सुन लें। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब भी लिखते हैं तो आप हमेशा ये गलती करते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन को मोटर कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन ये गलत है। तो इसलिए आप लोग हमेशा जो डेफिनेशन लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि इट इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। आपने ये डेफिनेशन नहीं करनी। जब भी आप इलेक्ट्रिकल मशीन की डेफिनेशन करेंगे तो आपने यूं लिखना है कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स के नीचे दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक को इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं, एक को जनरेटर कहते हैं। मोटर जो है उसको इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है और आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी देता है। जनरेटर को इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी मिलती है और आउटपुट में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, ठीक हो गया। ये डेफिनेशन है इसकी। Yes, sir. Okay, Yes, sir. now comes to the point that can somebody define। अब देखें, अब जरा हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि करंट की क्या डेफिनेशन है। व्हाट इज करंट? अच्छा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। अब मुझे ये बताएं कि एक जगह पे 1 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, दूसरी जगह पे 5 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, तो हम दोनों जगह पे करंट फ्लो हो रहा है, करेक्ट?
Yes, sir. तो इसको हम कैसे क्वांटिफाई करते हैं कि किस जगह में कितना करंट फ्लो हो रहा है या किस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है? सो दैट मीन्स दैट यू सीरियसली हैव टू रिवाइज योर डेफिनेशन, बिकॉज जस्ट द फ्लो ऑफ करंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ करंट। देयर मस्ट बी समथिंग जो कि आप उसको बताते हैं कि इतना करंट फ्लो हो रहा है। एग्जैक्टली टाइम के ऊपर, जिस तरह आप स्पीड की बात, यस, तो हम ये कहते हैं कि फ्लो ऑफ करंट्स थ्रू अ सर्टेन पॉइंट ओवर अ गिवन टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, देख लें। इट एक्सप्रेसेस द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पास्ट अ पॉइंट इन सर्किट ओवर अ गिवन टाइम। ठीक हो गया। जब आप इसके साथ गिवन टाइम का जिक्र नहीं करेंगे तो आपकी करंट की डेफिनेशन पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर एक जगह पे 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, दूसरी जगह पे 2 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, तीसरी जगह पे 5 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, तो हर जगह पे करंट तो फ्लो हो रहा है लेकिन हम इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्वांटिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गिवन टाइम के ऊपर डिवाइड कर दें, ताकि हमारे पास प्रॉपर करंट की जो वैल्यू है, मैथमेटिकल वैल्यू है, वो भी अवेलेबल हो हमारे पास। ओके, इट्स यूनिट इज एम्पेयर एंड डिनोटेड बाय ए। So anyone who has the problem now in defining current? No one? No, Okay. What do we mean by voltage? Potential. 1/3 over charge is called volt. में क्या फर्क है? इसमें इलेक्ट्रॉन और चार्ज। इलेक्ट्रॉन और चार्ज में क्या फर्क है? गुड। ओके बच्चे, मेरी बात अब जरा सुन लें, इसको ध्यान से सुने। हमारे पास जो भी एलिमेंट बना होता है, ठीक है, तो इसको बनाने का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या चीज है? एटम है। मानते हैं आप इस बात को? ठीक है। अब एटम के अंदर दो बेसिक पार्ट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक न्यूक्लियस होता है, करेक्ट? न्यूक्लियस के अंदर आपके पास दो क्या क्वांटिटीज होती हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। बिल्कुल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव, वेरी गुड। न्यूट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? नो चार्ज, नो चार्ज, न्यूट्रल। ओके, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। ओके गुड, ठीक है। ओके ठीक है। अब देखें, इसमें इनका सवाल ये था कि चार्ज और इलेक्ट्रॉन में क्या फर्क है। अब चार्ज जो है आपके पास, जो प्रोटॉन है वो भी एक चार्ज है, लेकिन उसके ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन भी आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, लेकिन उसके ऊपर चार्ज का निशान कौन सा आता है? नेगेटिव। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ चार्ज की बात करते हैं, सो एनीथिंग दैट हैज अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज समथिंग टू विच वी विल कॉल चार्ज्ड पार्टिकल। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो दिस इज बेसिकली ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्यों कहते हैं? बिकॉज electrons are free to move in their shells. However, जो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर बंद होते हैं, ठीक है, तो वो इसलिए उससे नहीं निकल पाते। तो इसलिए जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो होती है, दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए हम उसको इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव कंसिडर करते हैं। जो हमारे पास चार्ज होता है उसको हम नेगेटिव चार्ज कंसिडर करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप डायोड में देखें, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की बात करते हैं, ठीक है, पी और एन टाइप डिवाइस की बात, पी और एन टाइप की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे देखें पी में आपके पास क्या होता है कि उसमें आपके पास वहां पे वो नेगेटिव पार्टिकल्स आपके पास नहीं होते, यू हैव गॉट होल्स इन देयर। तो होल्स को हम किस से डिफाइन करते हैं? पॉजिटिव चार्जेस के साथ, ठीक है। बट अगेन व्हेन एवर विच क्वांटिटी इज मूविंग, आपके पास करंट जो है वो अवेलेबल होगा। कोई भी आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, सो इट विल ऑलवेज गिव यू करंट। बट इन केस ऑफ electricity, the basic concept lies is that the flow of electrons generates electric current. Is it clear now? Yes, sir. Yes, sir.
Okay. Now comes to the point, somebody who can define what is voltage. Work done on a charge. Pressure with flow electrons. Okay, very good. Now this one, the guy who said that work done on an electron is called voltage. तो बच्चे इसको जरा मुझे सिंपल करके बताएं ताकि सबको समझ आए. सर शायद चार्ज किसी इन्फिनिटी पॉइंट पर पड़ा है, ठीक है, और उसको हम उस पॉइंट से उठाकर मसल पॉइंट ए पर लाते हैं, तो ठीक है, जितना वर्क डन इस पर हमने किया है इस चार्ज पर, उसको हम वोल्टेज कहते हैं। इसको हम वोल्टेज कहते हैं. अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपने देखा है कि जब आपके घर में जो आपके घर में जो टैप वाटर है, मतलब जो नल का है, ठीक है, ये किसी टैंक के साथ आपके घर में कनेक्टेड होता है, ऐसे ही है. जी सर। अच्छा, जी अगर सर। उसके टैंक सर। के लेवल का जो मतलब जो उसमें पानी है उसको और टैप की हाइट को आप बराबर कर लेते हैं तो क्या पानी फ्लो होगा? नो सर। नो सर। नो सर, ठीक है. तो इसलिए उसका, और अगर आप टैंक की हाइट को ज्यादा कर लेते हैं उस जो आपके पास जो घर में टैप लगा हुआ है, तो फिर पानी फ्लो होगा. यस सर। Yes, so that means you need a certain amount of height in order to flow the water. ठीक है, आपको कुछ एक डिफरेंस चाहिए होता है, हाइट में डिफरेंस चाहिए होता है कि जो कि उस पानी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करे और वो फ्लो करे. करेक्ट? इसी तरह हमारे पास करंट को प्रोड्यूस करने के लिए भी हमें कुछ प्रेशर बिल्डअप करना पड़ता है ताकि एक फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करें. इस प्रेशर को क्रिएट करने के लिए जो हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम पावर सोर्स कहते हैं, और वो क्या चीज प्रोवाइड करता है? वोल्टेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है कि वो लूप में या सर्किट में आगे मूव करें. सो दिस प्रेशर in electrical terms is called voltage. जी सर, इसको थोड़ा दोबारा बता ये वोल्टेज। अच्छा, ये पानी की डेफिनेशन आपको समझ नहीं आई जो पानी के साथ मैंने बताया हुआ है? जी सर। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके घर में एक टैप है, ठीक है, एक नल का है, करेक्ट, और वो किसी टैंकी के साथ कनेक्टेड है आपके घर में. आपने टैंकी का वाटर लेवल और टैप का जो लेवल है वो एक ही हाइट पे आपने उनको रख दिए, तो क्या इसमें पानी फ्लो होगा? नो. और अगर आप टैंकी की हाइट को ऊपर ले जाते हैं तो फिर पानी फ्लो होगा? ये पानी क्यों फ्लो होगा, वजह? बिल्कुल एग्जैक्टली. तो अभी आप मुझे ये बताएं कि आपने कोई वोल्टेज सोर्स आपने मतलब जो है या सेल वगैरह आपने या जनरेटर वगैरह आपने किसी कंडक्टिंग लूप में या कंडक्टर के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो क्या उसमें करंट फ्लो होगा? नो सर। नो, नहीं फ्लो होगा. तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है कि पीछे से कोई प्रेशर या कोई फोर्स अप्लाई करे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे ताकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें. तो उस प्रेशर को हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वोल्टेज कहते हैं. जी जी सर। सर, जो हमारे घर में वोल्टेज आ रही है ना सर, हाँ जी. ये ड्रॉप होकर 180 पे क्यों आ रही है सर? पूरे 220 क्यों नहीं आ रही है? बच्चे, इसकी तो बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं. इसका सिर्फ एक वजह तो नहीं हो सकती, इसकी तो बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं. ठीक है, इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि या तो आप अपने ट्रांसफार्मर से बहुत ज्यादा दूर हैं, बट दिस वेरी रेयरली हैपेंस, बहुत कम होता है ये. दूसरा उसमें ये भी हो सकता है कि आपकी जो जगह है यहाँ पे वोल्टेज वैसी ही डिम है. तीसरी इसमें ये हो सकती है कि आपके इलाके में बिजली का लोड इतना ज्यादा है तो इसलिए आपके पास बिजली डिम आ रही है. तो ये तो बेसिकली तीन जो नॉर्मली चीजें होंगी. इसके अलावा आपके पास ग्रिड से कोई मसला है या आपके पास स्टेशन से कोई मसला है, तो बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं. मतलब डायरेक्टली आप ये नहीं बता सकते कि आपके पास वोल्टेज लो क्यों आ रही है,
या आप जिस इलाके में हैं वहाँ पे लोग बिजली प्ले नहीं ज़्यादा बिल्स पे नहीं करते तो वो आपकी तरफ कम बिजली छोड़ते हैं। आप किस इलाके से बात कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट से सर। हाँ तो उधर तो ये मसला होगा ना, उधर आप बिजली का बिल पे करते हैं? जी सर कर रहे हैं आप? जी सर कर रहे हैं, मगर कम करें सर। हाँ तो बस फिर आपको कैसे पूरी बिजली मिलेगी? ओके ओके, then comes anyone who can define what is an alternating current and what is a direct current. सर अल्टरनेटिंग करंट वो करंट जो साइन वेव की तरह आते हैं सर, मतलब डीसी डीसी करंट विदाउट फ्रीक्वेंसी होता है सर। डीसी दैट करंट व्हिच चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट एंड दैट। चलिए मुझे ये बताएं कि मैं पल्सेटिंग डीसी जो है वो सर्किट में डाल देता हूँ तो क्या ये एसी वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी? पल्सेटिंग डीसी। नो सर, वो हमारे साथ डीसी में होगी। क्यों? उसके एसी के साथ होगी लेकिन एसी के रिपल्स होंगे उसमें। तो उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होगी? करने के लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं। उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होगी फिर? हाँ सर। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिफिनेशन पर सेकंड साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वो भी तो एक साइकिल है। सर वो पूरी साइकिल नहीं होती, वो हाफ साइकिल है। हाफ साइकिल है तो दैट मीन्स कि हमें एसी और डीसी में हमें क्या चीज चाहिए होती है? नेगेटिव हाफ साइकिल चाहिए होता है। फुल साइकिल। Full cycle, correct. Okay, so remember AC stands for an alternating current and this has got some frequency. On the other hand, DC is direct current and that has got no frequency. Now the question arises, why do we need two different types of currents? Why AC and why DC? DC current have very little amount of losses, but the disadvantage of DC is not rising and not it's a fixed voltage. मीन्स कि ये जो है वो कम और ज्यादा हम नहीं कर सकते, इसकी जो है वो ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं। अगर हम 12 वोल्ट यूज करते हैं तो बस 12 ही होगा, वो हम स्टेप अप नहीं कर सकते। और एसी वोल्टेज जो है उसकी लॉसेस ज्यादा होती है, लेकिन इसमें ये एक खासियत है कि इसको हम स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टेप अप और स्टेप डाउन हमें क्यों जरूरत पड़ती है? वाई? दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने के लिए। Okay, now let me explain this to you. पुराने ज़माने में हमारे पास सिर्फ डीसी वोल्टेज ही अवेलेबल थी, देयर वाज नो एसी। ठीक हो गया? लेकिन उसमें मसला ये आ रहा था कि लेट से आपका जनरेटिंग स्टेशन जो है वो तरबेला में, ठीक है, और आप कहीं पे गिलगित में, कहीं पेशावर में, कोई कराची में, कोई इस्लामाबाद में या कोई सवाबी में, वेयर एवर ही इज, ठीक है। तो मसला हमारे पास ये आ रहा था कि अगर आप डीसी वोल्टेज को लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करते हैं तो दैट ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उसका वोल्टेज बहुत ज्यादा कम है, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ लाइन लॉसेस इन देयर, करेक्ट। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप पूरे पाकिस्तान में बिजली प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आपने हर एक छोटे छोटे टाउन में आपने अपने साथ जो है जनरेटर्स आपको लगाने पड़ जाएंगे, ठीक है, आपको जनरेटर्स लगाने पड़ जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी ये है कि हम बिजली को एसी में पैदा करें, ठीक है। जब आप अल्टरनेटिंग करंट पैदा करते हैं तो उसमें आपके साथ फायदा ये हो जाता है कि ट्रांसफार्मर के जरिए आप उसको स्टेप अप कर सकते हैं। तो जब आप लेट से हमारे पास प्रोडक्शन लेट से 11 kV की है या 750 वोल्टेज पे हमारे पास प्रोडक्शन आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको हम स्टेप अप कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा, लाइक बहुत हाई वोल्टेज पे हम उसको स्टेप अप कर देते हैं किलो वोल्ट्स में, ठीक है। तो इसका हमारे पास फायदा ये हो जाता है कि क्योंकि हमारे पास जब भी हम स्टेप अप कर देते हैं तो हमारे पास करंट कम हो जाता है और वोल्टेज ज्यादा हो जाता है।
ठीक है। सो इसकी वजह से आप लॉन्ग डिस्टेंस पे उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो दिस वे व्हाट कैन हैपन कि आपका जनरेटिंग स्टेशन सिर्फ एक होगा, लेट से तरबेला में है या वर्सक में है या जहाँ पर भी है, लेकिन आप उसको लॉन्ग डिस्टेंस में कराची तक एंड बियॉन्ड कराची आप उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं विद वेरी लिमिटेड लॉसेस। लेकिन अगर यही काम आप डीसी में करना चाहते हैं, सो दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर डीसी बिकॉज दैट वोल्टेज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड। करेक्ट। तो इसलिए हमारे पास दो किस्म की वोल्टेजेस हैं, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है और एक डायरेक्ट वोल्टेज है। अब इसके अलावा हमारे पास एक और मसला ये भी आता है कि हमें दो डिफरेंट करंट सोर्सेज इसलिए चाहिए कि लेट्स से अगर आप किसी छोटी छोटी हैंड हेल्ड डिवाइसेस के साथ जाते हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया या छोटे बच्चों के खिलौने हो गए, तो अल्टरनेटिंग करंट को आप किसी डिवाइस के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है। तो हाउ डू यू रन दोज स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइसेस? तो उनके लिए आपको बैटरीज चाहिए होती हैं। सो आपने कभी भी बैटरी नहीं देखी होगी कि जो कि अल्टरनेटिंग करंट आपको प्रोवाइड करती है। बैटरी हमेशा आपको डीसी करंट प्रोवाइड करेगा। So this is the reason for portable devices we need direct current, and for transmission or at longer distances we need alternating current. ठीक है। तो आपको ये तो पता है कि हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट जो है इसका तो आपको फायदा पता चल गया कि लॉन्ग डिस्टेंस पे है, बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट से दैट वी डू नॉट रिक्वायर डायरेक्ट करंट। आपको डायरेक्ट करंट भी चाहिए होता है फॉर हैंड हेल्ड डिवाइसेस, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट करंट ना होता तो ना आपके पास मोबाइल होता, ना आपके पास अभी लैपटॉप होता। लैपटॉप भी अगर आप एसी में प्लग इन करते हैं तो आप देखें उसके साथ चार्जर लगा होता है जो कि रेक्टिफायर होता है और एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। ठीक हो गया? ओके। So this is the graphical form of an AC and DC। अगर आप इसको ऑसिलोस्कोप पे देखेंगे तो AC करंट में आपके पास एक प्योर साइनोसाइडल वेव आएगी और डायरेक्ट करंट में आपके पास एक स्ट्रेट लाइन शो हो रही होगी। ठीक हो गया? अच्छा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन जी सर, हम वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं या करंट को? सर बच्चे ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड क्वांटिटीज हैं। अगर आप वोल्टेज को स्टेप अप कर जाते हैं तो आपका करंट स्टेप डाउन कर जाता है, और अगर आप वोल्टेज को स्टेप डाउन कर लेते हैं तो आपका करंट स्टेप अप कर जाता है। ओके, देन कम्स द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि आपने पहले से मुझे बता दिया है कि दिस इज साइकिल्स पर सेकंड। और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब भी हम किसी वोल्टेज का या करंट की फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करेंगे, सो वी विल यूज द यूनिट ऑफ हर्ट्ज। ठीक है। ओके। अब मुझे एक और बात बता दें कि आपने घर में देखा होगा कि आपके पास कोई टीवी आती है या आपके पास कोई मोटर आता है। ठीक है। तो वो या कोई और इस तरह की डिवाइस भी, इस्त्री वगैरह आती है, तो आपके पास उसका पावर का यूनिट वॉट होता है, या एसी आप लगाते हैं तो आप वॉट में लगाते हैं, ऐसा ही है। लेकिन इसी के साथ जब आप घर से बाहर निकलते हैं और आप अपना ट्रांसफार्मर देख लेते हैं तो ट्रांसफार्मर के ऊपर पावर की यूनिट MVA लिखी होती है। ट्रांसफार्मर के ऊपर आपने कभी भी वॉट का वर्ड नहीं देखा होगा। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? उसमें क्या नहीं होता? सर उस पर लोड जो है वो फिक्स नहीं होता, यानी कि उसमें लॉस जो है वो फिक्स नहीं होते। कैसे? किस वजह से? तो ये जो आप मतलब जैसे उसमें लॉसेस क्यों फिक्स नहीं होते, क्या वजह है? सर मतलब उसका कनेक्शन जो है मुख्तलिफ घरों से उससे उससे कनेक्शन लिए होते हैं, तो हर घर का अपना अपना लोड होता है। जरूरी नहीं है कि एक टाइम पर उस पर सारा लोड लगा होगा, कुछ घर में लगे होंगे कुछ घर में नहीं होंगे। तो मतलब ये ऐसे भी होता है कि बाद टाइम सारे लोड एक टाइम पर होते हैं, लेकिन अमूमन इस तरह नहीं होता। तो उसको अगर इस वजह से लेट्स से अगर आपके पास 10-15 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं एक सर्किट में, ठीक है, करेक्ट, आपके पास 10-15 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं,
जैसे, और उसको अपने अपने लैब में आपने उसको लगाया हुआ है, ठीक है। तो क्या आप फिर उस चीज जो वहां पे जो सप्लाई आ रही है, तो उसको आप केवीए में डिफाइन करेंगे या वीए में डिफाइन करेंगे, या वहां पे हम अपने सर्किट को वॉट में डिफाइन करेंगे कि इसकी यूजेज है? सर ट्रांसफार्मर पर जो है वो लोड होता है, इस तरह होता है कि उसकी पता नहीं होती कि ये कोयल में होता है या फिर रेजिस्टर लोड होता है, इस वजह से ये केवीए में होता है। Now this is the answer. Now remember, वॉट का पावर का यूनिट हम हमेशा वहां पे इस्तेमाल करेंगे कि जहां पे हमारे पास लोड प्योर रेजिस्टिव होगा। Note it down. जी सर, Watt is used as a power Yes, sir. unit for that very circuit where the load is pure resistive. VA is used in that particular circuit where the load is in terms of resistance with the couple of maybe inductor or a capacitor, ठीक है, or maybe both, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. On the other hand, VAR voltage ampere reactive is for that purpose कि जहां पे आपके पास सर्किट या प्योरली इंडक्टिव होगा या प्योरली कैपेसिटिव होगा, लेकिन रेजिस्टिव नहीं होगा, ठीक है। सर ये कैपेसिटर और रजिस्टर, इसका क्या मतलब है सर? कैपेसिटेंस किसको कहते हैं? बिल्कुल, तो या उसमें कैपेसिटर होगा या उसमें रेजिस्टर होगा, यस सर। ठीक है। और मे बी कैपेसिटर और इंडक्टर, उसमें दोनों इकट्ठे लगे होते हैं। सो देयर आर थ्री डिफरेंट पावर यूनिट्स, वन इज वॉट, वन इज VA एंड वन इज VAR। वॉट इज फॉर प्योर रेजिस्टिव, VA इज फॉर अ सर्किट जो जहां पे रेजिस्टेंस भी होगा और साथ में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस हो सकते हैं, और या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और VAR हम वहां पे लगाएंगे कि जहां पे हमारे पास लोड या सिर्फ और सिर्फ या इंडक्टर होगा या कैपेसिटर होगा, और या इंडक्टर और कैपेसिटर इकट्ठे होंगे लेकिन रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक हो गया। सो दैट मीन्स कि हमारे पास पावर के दो यूनिट्स आ गए हैं। तीसरे को हम इसलिए नहीं कंसिडर कर रहे क्योंकि हमारे पास ना तो कोई ऐसा सर्किट है। देखिए, अब मेरी बात सुने, ट्रांसफार्मर जब भी आपके पास किसी भी एक जगह के लिए लगता है, ठीक है, तो उसमें आपको ये मालूम नहीं होता कि इसके साथ लोड वॉट वाला लगेगा या इसके साथ लोड VAR वाला लगेगा। हर एक डिवाइस में रेजिस्टेंस भी होता है और इंडक्टर और कैपेसिटर भी लगा होता है, ठीक है। So that is why the transformer power unit is always expressed in VA, जिसको बड़ा करके उन्होंने MVA लगाया होता है, that means mega voltage ampere। जी बिल्कुल, KVA और MVA या किलो वोल्ट एम्पेयर या MVA, लेकिन majority of the times you will see the transformer in MVA, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास कि what is RMS voltage। यस सर। हाँ जी, what is RMS voltage? सर वो ये में पढ़ा था लेकिन समझा रहे हैं।
Okay, so we were discussing about the RMS voltage. Now tell me, what is the RMS voltage in terms of DC voltage? अच्छा ठीक है, मैं इसके ज़्यादा डेफिनेशन में आरएमएस वोल्टेज के डेफिनेशन में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि ये एसी अल्टरनेटिंग करंट जहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ये वहाँ पे ये क्वांटिटी यूज़ होती है, ठीक है। तो हमारा जो कोर्स है वो सिर्फ डीसी करंट के बारे में है, लेकिन मैंने सिर्फ ये आरएमएस एज अ सिर्फ जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया ताकि आप लोगों को ये पता हो कि डीसी करंट में हम आरएमएस वोल्टेज कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक हो गया। और एसी करंट जब हम यूज करेंगे तो हम वहां पे आरएमएस वोल्टेज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जो 220 वोल्ट आपके पास आ रहा होता है एसी में, दैट इज बेसिकली एन आरएमएस वोल्टेज। लेकिन जो डीसी में आपके पास 12 वोल्ट या 24 वोल्ट आ रहे होते हैं या 9 वोल्ट आ रहा होता है या 1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट आ रहा होता है, तो दिस इज अ नॉर्मल डीसी वोल्टेज, ठीक है। इसमें आरएमएस वोल्टेज नहीं होगा एंड इट स्टैंड्स बेसिकली फॉर रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। एंड व्हाई डू वी डू इट, वो हम आगे एसी मशीन्स में इसको पढ़ेंगे। जी जी। ओके ओके, कैन यू सी इट नाउ? Okay, now comes to the point, what is Ohm's law? Voltage is directly proportional to current while inversely proportional to resistance। अब इसको दोबारा से रिव्यू कर दें, आप कहीं पे गलती तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, वोल्टेज जो है वो करंट और ये जो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, नो वरीज। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे ट्रांसफार्मर में जब हम वोल्टेज स्टेप अप करते हैं तो क्या करंट भी हमारे पास बढ़ जाता है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे ये बताएं कि जब वहां पे वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं और करंट वहां पे स्टेप डाउन हो जाता है, तो फिर ओम्स लॉ हमें क्यों कहता है कि जब आप वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो करंट आपकी इंक्रीज हो जाता है? किसके लिए होता है? डीसी के लिए होता है। तो डीसी को आप कैसे इंक्रीज करेंगे? हाउ विल यू इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ डीसी? अच्छा, चले आप P इज इक्वल टू वी आई का फॉर्मूला लगाएं। P इज इक्वल टू वी आई। तो ट्रांसफार्मर में तो ऑपोजिट हो गया, वहां पे तो जब आप वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट आपका डिक्रीज हो जाता है। जरा आप अपने पास आप जरा अपने पास कागज निकालें और मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ। पावर के साथ लिखें 50 वॉट। पावर के साथ लिखें 50 वॉट। और वोल्टेज के साथ लिखें 24 वोल्ट डीसी। डीसी। अब इसमें करंट निकालें, करंट क्या होगा? आपके पास वॉट नहीं होता? अच्छा अच्छा, मैं दोबारा बताता हूँ। आपने करंट निकालना है P इज इक्वल टू वी आई से, ठीक है। और एक सर्किट का जिसमें आपके पास
जो लोड है उसका पावर है 50 वाट और आपके पास वोल्टेज है 24 वोल्ट, इसका करंट निकालें। टू पॉइंट ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड। अब आप इसी अब दोबारा लिखे, दूसरा सवाल लिखे, पावर जो है वो 50 वाट है और वोल्टेज हमारा 1.5 वोल्ट है। अब करंट निकालें, क्या होता है? 50 वाट। नो, दोबारा करें। करेक्ट, जी बिल्कुल करेक्ट। तो ठीक है, अब आपने यहाँ पे कहा था कि जब हम वोल्टेज ये ओम्स लॉ जो है, किसी ने यहाँ पे ये कहा था कि ओम्स लॉ सिर्फ डीसी के लिए, एसी के लिए नहीं है। तो यहाँ पे देख लें, जैसे ही आप वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है? करंट, और करंट इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होती। सो दैट मीन्स देयर इज समथिंग एल्स। सो एनीबडी हु कैन टेल मी कि ये ऐसा क्यों होता है? According to the Ohm's law, whenever the voltage increases, the current should increase, correct? बट अगर इसी चीज को हम ट्रांसफार्मर में देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि वोल्टेज को इंक्रीज करने से करंट आपका डिक्रीज हो जाता है। व्हाई? एनीबडी? ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि आप लोगों के आज का वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट क्यों ड्रॉप हो जाता है, जबकि ओम्स लॉ तो कहता है कि वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज हो जाता है। मैंने दोबारा बताया आपको। मैं ये कह रहा हूँ, ओम्स लॉ कहता है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जिसके मुताबिक ये है कि वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा, करेक्ट? लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम ये रही है कि हम जब ट्रांसफार्मर में देखते हैं कि जब हम वोल्टेज को स्टेप अप कर जाते हैं तो करंट हमारा डिक्रीज कर जाता है, स्टेप डाउन हो जाता है। ठीक है, इसी के लिए मैंने आपसे ये एक्सरसाइज करवाई है, जो हमारे पास पावर की एक्सरसाइज जो मैंने भी आपको करवाई है, तो उसमें आप देख लें। तो उसमें भी आपने डीसी में ये देखा है कि जैसे ही आप वोल्टेज को कम करते हैं तो आपको करंट जो है ज़्यादा चाहिए होता है, और जैसे ही आप वोल्टेज को ज़्यादा कर लेते हैं तो करंट आपको कम चाहिए होता है, करेक्ट? लेकिन हमारे पास मसला ये आ रहा है कि ओम्स लॉ में ये कह रहा है कि वोल्टेज को इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज हो जाता है। वाई? मैं ये कह रहा हूँ। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ओके मैं ये आपको बता रहा हूँ। आप सबसे पहले ये काम करें कि आज की जो आप लोगों की असाइनमेंट होगी, जो कि आपने नेक्स्ट वीक में क्लास में सबमिट करवानी है, वो एक तो ये सवाल हो गया जिसका मैंने आपको जवाब ऑलमोस्ट बता भी दिया है, ठीक है? और वो सवाल क्या था कि वोल्ट, वॉट, वोल्टेज, वीए और वीएआर, इन तीनों में क्या फ़र्क है, करेक्ट? ठीक हो गया?
और दूसरा सवाल इसी असाइनमेंट का ये हो गया है कि ओम्स लॉ तो हमें ये बताती है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दैट अगर मतलब आप कोई भी चीज करंट को इंक्रीज करें तो वोल्टेज इंक्रीज करेगा, वोल्टेज इंक्रीज करें तो करंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन यही चीज हम ट्रांसफार्मर में ये वाला फिनोमेना हमें क्यों नहीं मिलता, क्या वजह है इसकी? तो इस दोनों चीजों को आप जरा डिग आउट करें, दोनों सवाल को, और अपने जो आपको लगता है कि जो आंसर सही है तो उसको आप सबमिट करें, फिर कमिंग क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों ऐसा है, ठीक है। देयर इज अ गाय, आप में से ही कोई लड़का था जिसने अभी थोड़ी देर पहले कुछ पाव पी इज इक्वल टू वी आई के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र किया हुआ था। तो he has almost reached the point but is unable to define it exactly, so maybe he can answer it। तो जरा वो इसको जरा आगे फर्दर देख लें तो maybe he finds the answer। ठीक हो गया? Okay, next is what is a series circuit? सीरीज सर्किट में आपके पास एक ही पाथ होता है और एक पाथ के अंदर आपके पास डिफरेंट लोड्स लगे होते हैं, ठीक है। और पैरेलल सर्किट में आपके पास हर एक लोड के लिए एक सेपरेट लाइन आया होता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट में आपके पास हर एक लोड में करंट सेम होगा लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होगा। पैरेलल सर्किट में आपके पास हर एक में वोल्टेज सेम होगा लेकिन करंट डिफरेंट होगा, ठीक हो गया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। यहाँ पे आज हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं और अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि हमारे पास जो ये कोर्स है दिस इज़ इलेक्ट्रिकल मशीन्स 1, ठीक है। अब चूंकि क्लासेस ऑनलाइन है तो मैं बहुत बेसिक डेफिनेशन से आपको पढ़ाऊंगा और उसके बाद हम अपने कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक की तरफ जाएंगे। इसकी वजह यह है कि ऑनलाइन क्लासेस में अक्सर स्टूडेंट्स को मसला होता है, उनको समझ नहीं आ रही होती, ठीक है। तो हम ये काम नहीं करेंगे कि मैं आपको मुश्किल मुश्किल टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा और आसान आसान आपकी तरफ छोड़ता जाऊंगा। वी विल गो थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक हेयर ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स जिनको कोई टॉपिक पहले से समझ आता है उनके लिए रिवाइज हो जाएगा, और वो लड़के जो कि उनका बेसिक्स जो है वो स्ट्रांग नहीं है तो उनके कुछ बेसिक्स बन जाएंगे, ठीक हो गया। तो इससे आप सबका फायदा ये होगा कि आप सबको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन्स का सब्जेक्ट जो है ये थोड़ा सा रफ एंड टफ होता है, इसको समझने में बहुत सारा कॉन्सेप्ट लगता है, तो इसलिए मैंने बहुत बेसिक्स से शुरू की हुई है ताकि आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाए, ठीक है। इज देयर एनी प्रॉब्लम जो कि आप बताना चाहते हैं? ओके, जब भी, एक मिनट मेरी बात सुने, जब भी आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, कोई भी असाइनमेंट, तो उसका तरीकाकार ये होगा कि पहले जो इस क्लास में मैंने आपको दी है तो नेक्स्ट जो कमिंग क्लास है उससे पहले आप लोगों ने वो मुझे ईमेल कर दियो, ठीक है। मतलब आपके पास 7 डेज का टाइम होगा। अच्छा, दूसरी बात ये होगी कि जी, ओके, यू आपको मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस आपको अभी प्रोवाइड कर देता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। दूसरा मैंने आपको, दूसरा हमारे कुछ क्विजेस भी होंगे, ठीक है। तो क्विज हमारे सारे अनअनाउंस्ड होंगे, मैं क्लास में किसी भी वक्त आपको कह सकता हूँ कि क्विज सबमिट कर लें, ठीक है। दैट विल बी सरप्राइज क्विज। सरप्राइज क्विज इसलिए होगा कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, बहुत सारे लड़के ऑनलाइन क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेते, वो पढ़ते नहीं हैं, और फिर बाद में पेपर में उनको काफ़ी इश्यूज आते हैं, तो इसलिए ताकि आप लोग हर वक्त इक्विप्ड रहें और हर वक्त अप टू डेट रहें तो क्विज विल ऑलवेज बी सरप्राइज क्विज, ठीक हो गया। So if there is any problem, let me know. वो उस केस में ये होगा कि उसको मैं एडिशनल टास्क दे दूंगा, उसने फिर वो एडिशनल टास्क करना है। यस जी, बिल्कुल ऐसे ही है। एनी अदर प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये स्लाइड्स ऑलरेडी एलएमएस के ऊपर अपलोडेड है, आपके सामने मैंने अपलोड करवाए हैं। ये जो लेक्चर आज हमने ले लिए, दिस इज रिकॉर्डेड नाउ,
और ये रात तक यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप कल जब आप सुबह उठेंगे, सो यू विल फाइंड इट ऑन द यूट्यूब। सो दोज गाइज जिनको नेट की वजह से या बिजली की वजह से उन्होंने क्लास नहीं लिया हुआ, तो काइंडली उनको इन्फॉर्म कर लें कि रिकॉर्डेड लेक्चर 1 day आफ्टर क्लास विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब। ठीक हो गया? ओ यस, चैनल आपको नहीं पता? चलें, चैनल भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। ठीक हो गया? ओके, ठीक है, मैं कर देता हूँ। ओके ओके, एनी अदर प्रॉब्लम? ओके जी, थैंक यू जी, हाफिज। अटेंडेंस मैं आज का जो है कमिंग क्लास में इसलिए लूंगा क्योंकि दिस इज द फर्स्ट क्लास और मुझे पता है कि आप लोगों की स्ट्रेंथ आज बहुत कम है। देयर आर ऑलमोस्ट लेट मी चेक द गाइस हियर, देयर आर जस्ट 15 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सीआर आप क्या करें, जरा सारों लड़कों की अटेंडेंस बना के मुझे भिजवा दें, ठीक है। ये जो आज के 15 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, इन सब का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के मुझे भिजवा दे जरा। ठीक है, चले वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। जो जो स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं वो उसकी काइंडली अटेंडेंस मुझे भिजवा दें। ठीक हो गया? थैंक यू जी।